दोस्तों टीएस इलियट की हम पोइम कर रहे हैं द वेस्टलैंड, और उसके 3 पार्ट कवर हो चुके हैं। ये हमारा उसका चौथा पार्ट है, डेथ बॉय वाटर। ठीक है, डेथ बॉय वाटर ऐसा मानिए आप सबसे छोटा पार्ट भी है, क्योंकि इसमें इतनी बड़ी पोइम में यही एकमात्र ऐसा पार्ट है जो मात्र 10 लाइनों में समेटा गया है। और उसको राइम स्कीम मिला के यदि हम उसको पढ़े तो ये 10 लाइनें भी 8 लाइनें हैं। ठीक है, तो ये पार्ट सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इतना छोटा क्यों है, क्योंकि इतनी बड़ी पोइम है, सारे पार्ट्स करीबन करीबन 100 के लगभग लाइनों के हैं, तो ये पार्ट इतना छोटा क्यों है। दोस्तों टीएस इलियट और इनके एक मित्र थे एजरा पाउंड। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ये पार्ट पहले बड़ा था, इसका सार बिल्कुल इन्होंने इस पार्ट को समराइज़ किया। इस पूरे पार्ट में जो भी चीज़ इनको कहनी थी, इस चीज़ को जब इन्होंने समराइज़ किया तो ये पूरी समरी इस 10 लाइनों में निकल के आई। यानी जो पूरा बड़ा पार्ट था, उस पार्ट की बजाय यदि ये 10 लाइनें भी लिख दी जाए तो ये 10 लाइन उस पूरी समरी को बता सकते थे, इसलिए उन्होंने ये 10 लाइनें रख करके इस पार्ट को शॉर्टन कर दिया। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ इस पार्ट में क्या है। आप 2 चीज़ ध्यान रखिएगा इस पार्ट में। एक तो एक ग्रीक मिथ से इसको रिलेट किया गया है, जिसमें इंडिया में आप जानते होंगे विसर्जन होता है। विसर्जन का मतलब यूँ समझिए आप कि एक डमी गॉड बनाया जाता है। डमी गॉड का मतलब एक एफिजी होती है, एफिजी ऑफ गॉड, उसको बनाया जाता है और उसके बाद में कुछ दिन बाद में उसको पानी में, समुंदर या नदी में उसको डाल दिया जाता है। विसर्जन उसको कहते हैं। ठीक है, उसका विसर्जन कर दिया जाता है, पानी या समुद्र में उसको डाल दिया जाता है। और ऐसा ग्रीक मिथ में है कि जैसे जैसे वह उस पानी की लहरों के साथ में बहता है और वो डमी गॉड या एफिजी जो है वो जैसे जैसे टूटता है, उसका रीबर्थ होता है। एक तो ये ग्रीक मिथ से उसको रिलेट किया गया है इसमें, इस पार्ट में। और दूसरा, मैं आपको ओवरऑल बता दूं कि इस पार्ट में है क्या, पूरी स्टोरी एक बार समझ लीजिए आप, क्योंकि वो छोटा सा पार्ट है, अभी क्लियर हो जाएगा और कुछ ज़्यादा है भी नहीं। पिछले 3 पार्ट्स में मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया है कि पोइट ने 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, और वो 2 चीज़ें कौन सी है। एक तो है डिग्रेडेशन ऑफ द मॉडर्न एज। पिछले हम 3 पार्ट पढ़ेंगे तो यही फोकस किया गया है पोइट के द्वारा कि किस तरह वेस्टलैंडर्स का, किस तरह मॉडर्न एज का डिग्रेडेशन हो रहा है। अब वो किसी भी रूप में देख लीजिए, पोइट ने कई जगह लस्ट एंड सेक्स का भी क्रीपी मैनर में उदाहरण दे करके बताया है, किस तरह लोग वहाँ काम में व्यस्त रहते हैं। और दूसरा यहाँ पर बताया हुआ है, दूसरा जो मेन फोकस है पोइट का पिछले 3 पार्ट्स में, वो है कल्चरल कोलैप्स, यानी सांस्कृतिक पतन। ठीक है, ये अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं, ये अपनी कल्चर को कोलैप्स कर चुके हैं और आध्यात्मिकता की ओर है, स्पिरिचुअलिज्म है, उसको बिल्कुल नकार चुके हैं। ठीक है, ये मॉडर्न एज का डिग्रेडेशन इसी पर बेस्ड है और इसी को पिछले 3 पार्ट्स में पोइट ने अच्छी तरीके से फोकस किया है और बार बार इसी चीज़ को दोहराया है। पिछले 3 पार्ट्स में पोइट ने कहा कि किस तरह वेस्टलैंड में रहने वालों के लोगों का स्पिरिचुअल डिग्रेडेशन हो चुका है, स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिकता जो लोगों में है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। लोग अपने स्वार्थ से इतने कस गए हैं कि वो आध्यात्मिकता से बहुत दूर चले गए हैं और डिग्रेडेशन हो रहा है उनका बहुत बुरी तरीके से, उनका सांस्कृतिक पतन हो रहा है। ये पिछले 3 पार्ट्स में पोइट ने बताया है। ठीक है, अब ये जो पार्ट है, चौथा पार्ट, इसमें पोइट ने वार्निंग दी है। ये ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ, ये चौथा पार्ट एक वार्निंग है उन वेस्टलैंडर्स के लिए जिनको एड्रेस किया है पिछले 3 पार्ट में, और इस पार्ट में भी एड्रेस करके बताया है कि ये आपके लिए वार्निंग है। और इस वार्निंग देने के लिए पोइट ने यूज़ किया है एक फिनिशियन सेलर की स्टोरी। और ये 10 लाइनें जो है, ये 10 लाइनें उस फिनिशियन सेलर की, ये देखिए, फ्लैप्स द फिनिशियन, इस फिनिशियन सेलर की डेथ की स्टोरी है। ओवरऑल ये जितनी 10 लाइनें हैं, उस पूरी 10 लाइनों में पहले ये वार्निंग दे रहा है और उसके बाद में इस फिनिशियन सेलर के बारे में बता रहा है कि कैसे वह सेलर जो आप ही की तरह लोभ लालच से घिरा हुआ था, आध्यात्मिकता से दूर जा चुका था और आप ही की तरह उसका भी डिग्रेडेशन हो रहा था, और उसका एंड में क्या हुआ जब उसकी डेथ हुई।
ठीक है। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी ये वेस्टलैंडर्स को बताई जा रही है उस फिनिशियन सेलर की वार्निंग देते हुए। तो आप ये समराइज़ करके कह सकते हैं कि फोर्थ पार्ट में जिन लोगों को एड्रेस किया गया था, पहले एड्रेस किया गया है 3 पार्ट में, फोर्थ पार्ट में उनको वार्निंग दी गई है कि अब भी टाइम है, आप अपने आप को सुधार सकते हैं, नहीं तो आपका एंड जो है वो बहुत ही भयावह होने वाला है। ठीक है, ऑफुल होने वाला है, बहुत ही डेंजर आपका एंड होने वाला है। ठीक है, तो उसको देखते हैं लाइन बाय लाइन। फिलिप्स द फिनिशियन, एक फिलिप्स नाम का फिनिशियन सेलर है। और दोस्तों आप ये डेथ बाय वाटर का जो कंसेप्ट है वो, ये जो रेफरेंस है वो आप बरियल ऑफ द डेड में याद होगा, मैंने आपको बताया था अच्छी तरीके से। मैडम सोसोस्ट्रिस आपको याद होगी जो टैरेट कार्ड निकालती है, उसमें भी वही वार्निंग देती है मैडम सोसोस्ट्रिस, फियर डेथ बाय वाटर, ये वहाँ से भी रिलेटेड है। ठीक है, वहाँ भी ये रेफरेंस आया हुआ है। और ये जो फिनिशियन सेलर है उसका भी एक वो टैरेट कार्ड वहाँ पे मैडम सोसोस्ट्रिस के पास में था। ओके, तो देखते हैं आगे। फिलिप्स द फिनिशियन, जो फिनिशियन सेलर है जिसका नाम फिलिप्स है। ए फोरनाइट डेड, फोरनाइट का मतलब होता है एक पखवाड़ा, पखवाड़े का मतलब आप जानते ही होंगे 14 दिन या 15 दिन का, यानी 2 सप्ताह लगभग का टाइम। ठीक है, फोरनाइट डेड यानी 2 सप्ताह पहले उस फिनिशियन सेलर की, फिलिप्स की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब उसकी मृत्यु हो गई तो उसमें क्या चेंज आया, वो पॉइंट बता रहा है कि ही फॉरगॉट द क्राई ऑफ गर्ल्स। ठीक है, ये इसके बारे में कह रहा है, फिलिप्स के बारे में कह रहा है कि फॉरगॉट द क्राई ऑफ गर्ल्स। वह क्राई ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का मतलब होता है एक प्रकार का पक्षी जो सीगल, ठीक है, इसको सीगल कहते हैं। तो सीगल की क्राइज ये भूल चुका है। मतलब पॉइंट कहना चाह रहा है कि पहले जब वो व्यापार के लिए निकला करता था, व्यापारी है तो व्यापार करने के लिए जाएगा, ठीक है, तो वो नाव में बैठ करके जब पहले व्यापार करने के लिए जाया करता था तो वो क्या सुनता था, क्राइज ऑफ सीगल्स सुनता था कि किस तरफ से सीगल्स की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। हो सकता है अब पक्षी रहेंगे, वहाँ आइलैंड होगा तो वहाँ लोग मिलेंगे, तो लोग मिलेंगे तो अपना व्यापार होगा, अपनी चीज़ें खरीदेंगे लोग। तो ये देखता था कि किस तरफ से सीगल्स की आवाज़ आ रही है, उसी तरफ मैं जाऊं और मेरा व्यापार चले। तो वह अब उन सीगल्स की आवाज़ को भी भूल चुका है। एंड द डीप सी स्वेल, और डीप सी स्वेल, उन गहरे समुद्र के स्वेल्स को भी वह भूल चुका है। यानी जब व्यापारी व्यापार करने के लिए समुद्र के माध्यम से जाता है तो पहले वह ये देखता है कि कहीं आने वाले टाइम में समुद्र में तूफान आने की तो संभावना नहीं है, कहीं समुद्र की एक्टिविटी हलचल वाली तो नहीं हो जाएगी। तो वो जो है वो डीप सी स्वेल्स, उन समुद्र से संबंधित रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो थी, उन तूफानों को सबको वह भूल चुका है। एंड द प्रॉफिट एंड लॉस, और क्या भूल चुका है, और वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस भी भूल चुका है। यानी इन 3 लाइनों का पूरा मतलब ये है कि फिलिप्स जो 14-15 दिन पहले मर गया, जिसकी एक मतलब समुद्री तूफान में उसकी मृत्यु हो गई, वह पहले व्यापार के लिए सब कुछ करता था, जाता था, व्यापार करता था और अपने ही काम में लगा रहता था, लेकिन अब वह ये सारी चीज़ें भूल चुका है क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी है। ए करंट अंडर सी, एक समुंदर में करंट से आप लहर धारा भी जोड़ सकते हो। करंट अंडर सी, एक समुद्री लहर, पिक्ड हिज बोन्स इन विस्पर्स, उसकी हड्डियों को एक धारा ने उठाया। धारा मतलब यहाँ एक तूफान की धारा से बताया गया है, जो बहुत तेज बहाव वाली धारा होती है, कि उस बहाव ने उसकी हड्डियों को, मतलब उसके बॉडी को पिक किया, उठा लिया, मतलब अपने साथ में ले गई। एज ही रोज एंड फेल, जैसे ही वह रोज एंड फेल। अब समुद्र में जब कोई डूबता है, किसी तूफान में समुद्र में जब कोई डूबता है तो कभी वो ऊपर कभी नीचे ऐसे आता है। एज ही रोज, जैसे वह उठा और गिरा, ही पास द स्टेजेस ऑफ हिज एज एंड यूथ। उस दौरान, उस टाइम पीरियड में जब वह उस धारा के अंदर उठापटक कर रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था, उस टाइम क्योंकि वो मरा नहीं था, डूबा हुआ था, धारा में बह रहा था, लेकिन मरा नहीं था, तो उस टाइम गैप में उसके सामने उसकी जो एजेस थी, मतलब एज की जो स्टेजेस थी, वो सारी उसके सामने
आ गई, उसको याद आ गई। और एक्चुअली हमें कहते ही हैं, सारे कहते हैं कि जब मृत्यु होती है तब हमारी स्टेजेज जो होती है, हमने जो बुरे कर्म किए हैं, जो अच्छे कर्म किए हैं, वो एक बार हमारी स्मृति में आते हैं, हमारी मेमोरी हमें वापस रिकॉल होती है कि हमने क्या बुरे किया है, क्या अच्छा कर्म किया है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो उसको भी उसकी जो स्टेजेज ऑफ लाइफ है वो वापस याद आई, उसकी यूथ जो है वो वापस उसको याद आ रही थी, उस उन सारी स्टेजेज से वह गुजरा। एंटरिंग द वर्लपूल, कब गुजरा? जब वह वर्लपूल में एंटर कर रहा था। वर्लपूल बोलते हैं चक्रवात को, समुद्र में जो आता है उसको। तो उस चक्रवात, उस तूफ़ान में जब वह एंटर कर रहा था, जब उस तूफ़ान में वह बह रहा था, तब उसको अपनी लाइफ की सारी स्टेजेस याद आ गई। ठीक है, अब यहाँ तक तो हो गई उसकी स्टोरी। अब ये वार्निंग है उन सारे वेस्टलैंडर्स के लिए। ठीक है, क्या कह रहा पोइट? जेंटाइल और जू, जेंटाइल और जू, जू का मतलब है जूज एंड जेंटाइल का मतलब नॉन जूज। तो कह रहा है जेंटाइल और जूज, ये एड्रेस कर रहा है कि आप चाहे जेंटाइल हो, चाहे जू हो, चाहे नॉन जू हो। ठीक है, और यू, तुम, मतलब एड्रेस कर रहा है हु टर्न द व्हील एंड लुक टू द विंडवार्ड, जो तुम उसी फिनिशियन सेलर की तरह अपने व्हील्स को टर्न करते रहते हो और विंडवार्ड की तरफ देखते रहते हो कि आज किस तरफ हवा चल रही है, कौन सी तरफ व्यापार करने जाना है, क्या समुद्र में कोई हलचल तो नहीं हो रही। सेम उसी की तरह जो एक्टिविटी कर रहे हो है तुम, उनको एड्रेस कर रहा है कंसीडर फ्लैप्स। क्या कह रहा है? तुम कंसीडर कर लो फ्लैप्स को, तुम उस फ्लैप्स को याद कर लो जिसके बारे में मैंने अभी बताया है। ठीक है, तुम जो भागदौड़ में लगे हुए हो, जो कसमकस में फंसे हुए हो, वो सारे तुम उस फिलिप्स को याद कर लो जिसके बारे में, जिसकी डेथ के बारे में मैंने तुम्हें अभी बताया है। हु वॉज वंस हैंडसम एंड टॉल एज यू, जो तुम्हारी तरह ही कभी एक हैंडसम और हट्टा कट्टा बंदा हुआ करता था। वो भी तुम्हारी तरह एक व्यापारी था, वो भी तुम्हारी तरह हैंडसम था, वो भी तुम्हारी तरह हट्टा कट्टा था। लेकिन क्या हुआ, उसकी एंडिंग कितनी डेंजरस हुई वो मैंने तुम्हें बताया। तो तुम्हारे पास अभी टाइम है, तुम भी अपने आप को थोड़ा सा सुधार लो, तुम्हारा भी वही हाल होने वाला है। उसके बाद चाहे तुम जूज हो और चाहे तुम नॉन जूज हो, कोई भी हो, ओवरऑल तुम ह्यूमन हो, तो तुम्हारा भी वही हाल होने वाला है। सो तुम अपने आप को क्या कर लो, एक बार कंसिडर कर लो कि तुम कर क्या रहे हो। ठीक है, तो ये था छोटा सा पार्ट अपना चौथा। नेक्स्ट पार्ट भी, इसके आगे नेक्स्ट पार्ट होगा। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा जो बताया जा रहा है, आपको वीडियो बनाया जा रहा है, वो अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर का मैं विकल्प आपके लिए छोड़ता हूँ, और सब्सक्राइब पर भी आपकी खुद की मर्जी है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।